हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो गाइस, दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। पहली वीडियो के बाद मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स, कलीग्स एंड माय स्टूडेंट्स। थैंक यू टू सपोर्ट मी। सो गाइस, in my last video I have already discussed about what is fluid and properties of fluid. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं विस्कोसिटी एंड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। आप लोगों को बस क्या करना है, ध्यान से बिल्कुल मेरी वीडियोस को देखते रहना है और आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। उससे क्या होता है कि आप जब आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हो तो मुझे मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है। उससे फिर मैं क्या करता हूँ, मैं और वीडियोस बनाता हूँ। मेरे अंदर भी और मन करता है कि हाँ, अब मुझे वीडियोस आप लोगों के लिए बना लेनी चाहिए। ठीक है गाइज। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक देना चाहूँगा रिपब्लिक डे की। और गाइज एक छोटा सा मैसेज भी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करनी है। किसी से भी कोई गिला शिकवा, कोई अपने दिल में ये नहीं रखना कि यार वो ऐसा है, वो वैसा, कुछ नहीं रखना। आपको बस कर्म करते जाना है। क्योंकि आज अगर आप किसी की हेल्प करोगे, इन फ्यूचर ऊपर वाला आपका किसी ना किसी के थ्रू आपका काम बना देगा, आपकी हेल्प कर देगा। आपको क्या करना है, बस हेल्प करनी है। बस ये नहीं सोचना कि वो मेरी हेल्प करेगा। ओके गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो अपने पॉइंट्स पे आते हैं। क्योंकि आज हमने क्या करना है, विस्कोसिटी एंड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो गाइस, हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमारी दो प्रॉपर्टीज और बच रही है। एक तो रिलेटिव डेंसिटी और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी को जान लेते हैं। देखो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को सिंपल हम आरडी से भी डिनोट कर देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। हमने क्या करा था, जब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताया था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता था हमारा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी की भी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे हम, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या ले रहे थे? वाटर। बट रिलेटिव डेंसिटी में कुछ जरूरी नहीं है कि आपको क्या लेना है, स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट इज वाटर। उसमें हम क्या कर रहे थे डेंसिटी में, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या कर रहे थे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता था हमारा? वाटर ही तो होता था। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहां पे अगर मान लो आप किसी की भी डेंसिटी किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, जब आप किसी अनदर सब्सटेंस के अदर देन स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव डेंसिटी। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है, ऊपर भी डेंसिटी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और नीचे भी डेंसिटी, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब और नीचे भी किलोग्राम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट आउट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है हमारी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि कोई यूनिटी नहीं होती इसकी। अगली क्या है हमारी प्रॉपर्टी? एक चार प्रॉपर्टी होगी, पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। बहुत ही आसान है ये वाली, आपको हमेशा याद रहेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम को आपको याद करने के लिए क्या करना है कि जैसे आपका क्या होता था, डेंसिटी होता था। डेंसिटी क्या होता था हमारा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ही होता था ना। बस ये क्या है कि डेंसिटी का जस्ट अपोजिट है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मास। होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खत्म हो जाती है। अब मैं आता हूं विस्कोसिटी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स।
बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके गाइस, विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी को जानने से पहले आप लोगों को दो टर्म जानना बहुत जरूरी है, दैट इज कोहेजन एंड एडेशन। कोहेजन और एडिशन को जब आप रिलेट कर लोगे ना एक दूसरे से, तभी आप इजीली किसको समझ पाओगे, विस्कोसिटी। डायरेक्ट में विस्कोसिटी, अगर मैं आपको विस्कोसिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन समझाऊं तो वो कोई एक सही सॉल्यूशन नहीं है। उससे क्या करोगे आप, चलो हाँ रट लोगे, बट आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि विस्कोसिटी होता क्या है। बट उससे पहले अगर आप कोहेजन और एडिशन को जान लोगे ना, और इन दोनों को रिलेट करना जान लोगे, तो आप इजीली, आप हमेशा याद रखोगे। कभी आप, मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ो भी ना, बट आपके दिमाग में हमेशा क्या रहेगा, एक हमेशा याद रहेगा कि व्हाट इज विस्कोसिटी। तो पहले हम कोहेजन की बात कर लेते हैं। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन को मैं पहले एक डेफिनेशन में लिखवाता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन से, देखो मेरे जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं ना, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मैं वही वर्ड, कोई भी वर्ड मैं ऐसे वैसे नहीं लिख रहा हूं, एक एक वर्ड का अगर मैं सेम लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल ध्यान से अपना नोट करते रहिए इसको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप बोलोगे कि सर क्या कह रहे हो आप, हमें सही से समझाओ। तो ठीक है, सही से समझा देता हूं। आप एक कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर के अंदर आप क्या कर लीजिए, वाटर को फिल कर लीजिए। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे वो इजीली इसके अंदर होंगे। इट मींस अब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे अट्रैक्ट हैं, ये एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी मदद से एक दूसरे में अट्रैक्टेड है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, वही तो कोहेजन है, उसी को कोहेजन कहते हैं। कोहेजन बोल लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या बोल लेते हैं, कोहेसिव फोर्स भी बोल लेते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसकी वजह से आपका जो फ्लूइड होता है वो एक दूसरे में अट्रैक्टेड रहता है, तो आप सीधा बोलते हैं ना कोहेजन की वजह से, या फिर आप कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हो। और उसी उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बताइए वाटर क्या है, अब यहां भी वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां भी वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां भी वाटर, हर जगह वाटर का मॉलिक्यूल है ना, और एक दूसरे में अट्रैक्टेड है। तो इट मींस क्या है कि सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो ये तो मैंने दिखवाया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी को तो कोहेजन कहते हैं। कोहेजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन क्या होता है, एडिशन को लिखिए आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बट मेरी आवाज से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैंने जो आपको बोला था, एक सपोज ये कंटेनर किसका है, हमारा ग्लास का है, कांच का जिसे बोलते हैं ना, कांच का है ये। अब आप क्या करना, उस कंटेनर को पकड़ना और ऐसे गिरा देना। जब आप गिरा दोगे आप बोलोगे कि सर पानी तो गिर गया, हाँ बिल्कुल पानी गिर गया। अब आप ये देखिए कि जो कंटेनर है, कंटेनर के जो कॉर्नर्स हैं, कंटेनर के कॉर्नर्स में अब भी थोड़ा थोड़ा पानी आपको नजर आ जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी वहां पे प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि सर जब वो पानी सारा हमने गिरा दिया तो वो पानी प्रेजेंट क्यों है। आप सभी लोगों ने छोटे छोटे बचपन में क्या है, आप सभी लोग जब पानी ऐसे कभी कभी गिर जाता है तो, लेकिन फिर भी उसके कॉर्नर्स में ग्लास की क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर मौजूद रहता है। क्यों मौजूद रहता है, क्योंकि वहां पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स लग रही है, और उसी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हम एडिशन बोलते हैं। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, वाटर का हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका हो गया, ग्लास का हो गया। अब जो वहां पे वाटर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट है, वहां पे जो कॉर्नर्स में पानी बचा हुआ है वो किससे चिपका हुआ है, ग्लास से तो चिपका हुआ है ना। ग्लास अलग मॉलिक्यूल है, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, वाटर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, बट फिर भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। क्यों अट्रैक्टेड है, क्योंकि उनके अंदर एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स।
या फिर क्या बोल सकते हैं, एडेशन। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोहेजन एंड एडेशन। अब आते हैं, बात करेंगे विस्कोसिटी की। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं यार बात कोई, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हो। जिसको इंटरेस्ट नहीं आता, मैं बोलता हूं कि उसको भी इंटरेस्ट आएगा अगर इस तरीके से पढ़ लेगा वो। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हेन वन लेयर ऑफ फ्लूइड oppose the motion of another adjacent layer of fluid, it is termed as viscosity. अब आप लोगों को विस्कोसिटी कैसे समझना है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। अब जब आपका वाटर या फ्लूइड, जनरली आपकी जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है, हमारा लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी होता है, लेकिन अब जो हम डील कर रहे हैं विस्कोसिटी की केस में, यहाँ पे हम सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इट मींस अगर मैं फ्लूइड बोल रहा हूँ तो आपको क्या समझना है, लिक्विड को ही समझना है। जब आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो किस में फ्लो करता है, वो करता है फ्लो लेयर में। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लेयर्स कितनी भी हो सकती है, पानी जो बहता है नदी में नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब आपका क्या है, मैंने बताया कि जब एक लेयर दूसरी लेयर का अपोज करेगी, ये वाली लेयर जब मैं इस पानी को गिराऊंगा, ये वाली लेयर इस वाली लेयर को क्या करेगी, रोकना चाहेगी कि मत जा आगे। ये वाली लेयर इसको बोलेगी तू भी मत जा आगे, तू भी वापिस आ जा। ये वाली इसको, ये वाली इसको, एक लेयर दूसरी लेयर को अपोज करेगी, उसी को तो क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल क्या होता है, आपका रुकावट ही तो होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, करंट, आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा ना कि रेजिस्टेंस टू करंट, करंट में रेजिस्टेंस करते हैं ना जब उसको, करंट को रोकते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो करने से रोकना ही तो रेजिस्टेंस होता है। और कौन रोकता है, उसकी खुद की लेयर्स ही तो रोकती हैं। अब यहां पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब आप क्या करना, एक तरफ वाटर ले लेना और एक तरफ ले लेना हनी, जिसको शहद भी बोलते हैं। इंग्लिश में शहद बोल देते हैं, हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में हनी बोल देते हैं और हिंदी में शहद बोल देते हैं। थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है, बोलते बोलते वो टंग स्लिप कर जाती है, ठीक है। तो वाटर को अब आप क्या करना, आप वाटर लेना, आप एक ग्लास में वाटर लेना, एक ग्लास में हनी लेना पहले, और दोनों को ऐसे गिरा देना। अगर आप लोगों के घर में शहद फालतू होगा तब गिराना, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट करना, बस इमेजिन कर लेना, ठीक है। वाटर तो सभी के पास होता है, वो वाटर गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसको ऐसे गिरा देना। तो अब आप देखना कि जो वाटर होगा, वाटर तो इजीली एकदम से फ्लो कर लेगा, एकदम से फ्लो कर लेगा। लेकिन आपने हनी को देखा होगा ना, हनी बड़ा आराम से फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा आराम से लेयर्स में फ्लो करेगा। मतलब क्या है कि अगर आप दोनों को एक साथ गिराओगे तो वाटर तो एकदम से दूर चला जाएगा फ्लो करते हुए, लेकिन हनी आराम से फ्लो करेगा, आराम से। इट मींस क्या है कि उसके अंदर हनी के जो अंदर लेयर्स है, एक लेयर दूसरी लेयर को ज्यादा अपोज कर रही है, वो कह रही है तू आगे मत जा, दूसरे वाली कह रही है तीसरी वाली को तू आगे मत जा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इतना दम नहीं है वाटर के अंदर, वाटर की लेयर के अंदर कि मैं एक लेयर उसकी दूसरी लेयर को रोक लेगी। अब जो दम वाली बात आ रही है, इट मींस कि इसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, और इसके अंदर तो मैं ये साइन अगर ऊपर को बना रहा हूं तो इट मींस ज्यादा, मोर, और इसके अंदर विस्कोसिटी कम है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, इसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा क्यों है और इसके अंदर विस्कोसिटी कम क्यों है? वो इसलिए कम है और इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इट मींस कि ये ज्यादा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है फ्लो करने में, इसकी एक लेयर दूसरी लेयर को ज्यादा अपोज कर रही है। इट मींस क्या है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर कोहेजन इज मोर, कोहेजन ज्यादा है। मतलब क्या है कि जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत टाइटली अट्रैक्टेड है। बट अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं टाइटली पैक्ड तो हैं, अट्रैक्टेड तो हैं एक दूसरे से, बट लूजली अट्रैक्टेड है कि अगर हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो फ्लो करने लग जाएगा वो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर कोहेजन इज लेस। ठीक है, अब आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा शहद होता है, शहद या जिसको हम क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं, कि वो इतना आराम से क्यों फ्लो करता है और वाटर इतनी इजीली फ्लो क्यों कर लेता है। अब आप सब सब कहते हैं ना, क्योंकि हमारा जो हनी होता है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और इसकी जो वाटर होती है इसकी विस्कोसिटी कम होती है। आप और क्या बोल सकते हो कि हनी के अंदर कोहेजन ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हनी के अंदर ज़्यादा है और वाटर के अंदर क्या है, कम है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोहेजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है और विस्कोसिटी क्या होती है। सभी को समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, और वीडियो पॉज करके ना ये लिख लेना यार, बहुत काम वाली चीज़ है ये, फेक चीज़ें कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं है इसमें। मज़ा आ रहा होगा आपको भी, क्योंकि जब मुझे मज़ा आ रहा है यार पढ़ाने में, तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा ही आ रहा होगा। ठीक है, और अगर इस तरीके की वीडियोज़ यार देनी है और, तो आप लोग ना कमेंट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलना ही मत। ठीक है, फिर वो मोटिवेशन मिलता है ना यार एक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब बात करेंगे हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप पता चल गया, अब आपसे बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, वो तो बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा पहले एक मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेता हूं। सपोज आपने क्या करा, एक स्टेशनरी प्लेट ले ली। स्टेशनरी प्लेट कोई भी होगी आपकी, स्टील की ले लीजिए आप, या फिर वुडन की, किसी की भी प्लेट आप ले लीजिए। सिंपल स्टेशनरी प्लेट मतलब रेस्ट पोजीशन पे एक जगह फिक्स्ड है। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर इसके ऊपर आपने क्या करा, वाटर को फ्लो कराया। जब आपने इसके ऊपर वाटर को फ्लो करवाया, देखो मैं एक छोटा सा पार्टिकल ले रहा हूं वाटर का, और उसी को सपोज आप मान लीजिए कि जैसे हम जूम करते हैं ना, वैसे उसी को मैग्नीफाई करके बता रहा हूं आपको। तो जब यहां पर भी एक नीचे लेयर फ्लो करेगी, वाटर की लेयर फ्लो करेगी ना, आपको नहीं लगता कि जब यहां पे नीचे वाटर की लेयर फ्लो करेगी तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, यू से। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाएगी, जब आप फ्लो कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, कुछ वेलोसिटी से तो फ्लो करती है चीजें, और आप कह रहे हो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ बताता हूं कैसे जीरो हो जाएगी। कोई प्लेट लेना आप, उसके ऊपर पानी गिराना। अब आप देखना कि जो कुछ पानी तो उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, इजिली फ्लो कर जाएगा कुछ लिक्विड। बट क्या है कि आप फिर लास्ट में देखना, जब सारा का सारा फ्लूइड फ्लो कर जाएगा, आप ये देखना कि उस वो जो हमारी जो प्लेट है, वो प्लेट हमारी गीली हुई होती है। वेट क्यों होती है वो वेट इसलिए होती है क्योंकि यहां पर एक फोर्स लग रही है। ये जो सॉलिड प्लेट है ना, ये एक फोर्स लगा रही है। क्या कह रही है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड मत बह, तू फ्लो मत कर, तू रुक जा, यही कोशिश करती है, वो एक फोर्स लगाती है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। तो आप कह सकते हो कि जो फोर्स आपकी सॉलिड लिक्विड के ऊपर लगाती है, जो सॉलिड प्लेट लिक्विड के ऊपर लगाती है, किस क्या करने के लिए, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब मैंने बोला था वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाएगी। अब आप बताइए, जब वो प्लेट गीली हो गई, इट मीन्स अगर वो गीली ना होती तो पानी आगे चला जाता, पानी जब आगे नहीं गया तो इट मीन्स वहीं रुका हुआ है, वहीं रुका हुआ है तो इट मीन्स आपकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, अब सारे पानी तो नहीं रुकेगा ना, आगे भी तो कुछ फ्लो कर रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप लोगों ने डैम्स वगैरह पढ़े होंगे अगर, डैम्स वगैरह में, कि जो वाटर का जो सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ पे होता है, टॉप में होता है। और नीचे कम क्यों होता है, नीचे कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है यार।
ये रीजन है, ठीक है। अगर मैंने वेलोसिटी को u से डिनोट किया और u यहां पर बॉटम पे u की वैल्यू 0 है, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी ये u प्लस कुछ बढ़ती जाएगी ना, u1 u2 u3 अप टू u प्लस du, ठीक है। और यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर करा उसको यहां से यहां तक कुछ जो डिस्टेंस इसने कवर करा उसको सपोज हम क्या ले लेंगे dy, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है 0 है, फिर आराम आराम से बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो गई, तो यहाँ तक पहुंचने में तो इसने हॉरिजॉन्टली भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना। सपोज इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया dx। जब इसने यहाँ पे डिस्टेंस dx कवर कर लिया, तो अब आप एक बात और बताइए मुझे, यहां पर तो वेलोसिटी 0 ही है ना, तो इसको अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे मिला दूं, एक एंगल भी तो बना होगा ना, जितना इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। अगर फ्लूइड पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो रहा है, और फिर उसके बाद वो यहाँ पहुंच रहा है इस पॉइंट पे नेक्स्ट वाले पे, तो इट मीन्स क्या है कि एक एंगल से डिफॉर्म हो रहा है ना। डिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी एंगल से भी तो चेंज कर रहा होगा। सपोज उसको मान लेते हैं हम डी थीटा है, देख लो, तो इसको आप लिख सकते हो एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब सभी को समझ में आया वेलोसिटी यहाँ पे 0 क्यों होती है और किसकी वजह से होती है, ड्रैग फोर्स की मदद से होती है। अब सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है इसको थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं इधर, जो ये 90 डिग्री वाला पार्ट है इसको यहाँ ले लेते हैं, और जो ये डी थीटा इसके जस्ट सामने इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और ये आपका dy हो गया बेस, ये आपका dx हो गया जो उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, और ये क्या हो गया आपका, सपोज ये हमें फाइंड ही करना है हाइपोटेनियस। अब आप लोग बताइए, सिंपल इसी ट्रायंगल को मैंने ऐसे करके रख लिया, इसको मैंने जो ये वाला पार्ट है इसको बेस माना है, इसको क्या माना है मैंने परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनियस, वही पीजीटी थ्योरम जो लगा देते ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप बताइए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, तो टेन डी थीटा आ जाएगा ना। एंगल क्या है, थीटा की जगह वहां पे क्या है डी थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर dx, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है हमें, dx अपॉन dy, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अब आप ये देखिए कि जो ये एंगल बन रहा है ये तो बहुत छोटा है ना, ये तो बहुत छोटा सा है ना। इट मीन्स तो हम देयरफॉर सिंस द एंगल इज टू स्मॉल वी कैन नेग्लेक्ट tan, तो अब क्या बचेगा नेग्लेक्टिंग tan, तो अब हमारे पास बचेगा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। नोट कर लीजिए फटाफट, मैं रफ कर रहा हूं इसको। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा इंटू डी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। सपोज इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा यार बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इस वजह से बार बार रफ करना पड़ रहा है, कोई नहीं, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास du, और डिस्टेंस कितना था, हमने कितना कवर डिस्टेंस कवर किया था, देखिए उसमें dx, और टाइम कितना था dt। तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, dx इज इक्वल्स टू du इंटू dt। इक्वेशन 1 ये थी, dx इज इक्वल्स टू dy इंटू डी थीटा इंटू डी वाई, और ये क्या आ गया dx इक्वल टू du इंटू dt। इक्वेशन 2, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है कंपेयर, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
तो कंपेयर 1 and 2, तो क्या जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ। देखो यार बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, du इंटू डी टी इज इक्वल्स टू dx के बराबर हो जाएगा, तो इसके इधर वाला पार्ट राइट हैंड साइड, ये भी ये इसकी दोनों, इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड भी देखो हो जाएगा, du इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा इंटू डी वाई। अब क्या हो जाएगा ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, du अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। और इस du को du बाई डी वाई, ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, इसी को ही तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ध्यान रख लेना। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितने भी फ्लूइड्स वाले हैं मेरे स्टूडेंट्स या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रख लेना कि व्हाट इज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप सीधा बता देना कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्वेश्चन आता है यार ये एग्जाम में। और ये क्या है, चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी थीटा क्या था, एंगुलर डिफॉर्मेशन ही तो था ना, किस एंगल से वो हमारा फ्लूइड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे, कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। सबसे ज्यादा मेन ये है, वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर डिफॉर्मेशन समझ जाइए क्या चीज है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू, या फिर चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं सीधा एंगुलर डिफॉर्मेशन। सिंपल है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब आगे आ जाइए, अब आप एक चीज मुझे बताइए, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, shear stress is directly proportional to shear strain। अब आप बोलोगे सर ये shear stress कहां से आ गया। shear stress मैं बताता हूं कहां से आ गया। shear stress कहां से आया कि जब भी आप कोई फ्लूइड ले रहे थे, फ्लूइड का कोई भी पार्टिकल ले रहे थे, और उस पर फोर्स कैसे लगानी, मैंने आपको शुरू पहले वाले दिन कैसे बताया था, फ्लूइड में फोर्स कौन सी लगाते हैं, पैरेलल फोर्स लगाते हैं, या फिर शियर फोर्स लगाते हैं, या फिर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। तो जब आप टेंजेंशियल फोर्स या पैरेलल फोर्स या फिर शियर फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस भी कौन से जनरेट होंगे, एक स्ट्रेस उसको अपोज करेगा ना, इंटरनली एक फोर्स लगेगी ना। अब मान लो मैं किसी चीज को अगर मैं धक्का दे रहा हूं तो क्यों नहीं हिल रही, क्योंकि उसके अंदर से इंटरनली एक स्ट्रेस लग रहा है उसको। तो आपको सिंपल क्या हो गया, अगर मैं किसी को नॉर्मली लगा रहा हूं, तो नॉर्मली कैसे लगाते हैं, कि जैसे ये मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूँ, 90 डिग्री में ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री। अब ये देखो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये गिर रहा है, ये टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा ना। इट मींस कि ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड के पीछे ये वॉल है, ये उधर से भी एक फोर्स लगा रही है, इंटरनल फोर्स लगा रही है। उसको क्या बोलते हैं, उसको सीधा क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। तो स्ट्रेस कौन से जनरेट हो रहे हैं, इंटरनल जो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैं अगर इस पे पैरेलल फोर्स लगाऊं, अब यहां पे तो ये इजिली फिसल रहा है, अगर मैं किसी पे पैरेलल फोर्स लगाऊं और वो उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई मोशन नहीं आ रहा, इट मींस उसके अंदर भी तो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होंगे। और उन इंटरनल स्ट्रेस को ही तो हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ। और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है यहां पर, ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है इसी को तो शियर स्ट्रेन बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी। ये जो मैं इतना सब कुछ आप लोगों को बता रहा था सिर्फ ये लाने के लिए, एंगुलर डिफॉर्मेशन ये लाने के लिए कर रहा था मैं आप लोगों के लिए इतना काम।
तो अब आपको समझ में आया कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से, और डी थीटा बाई डी टी। अब आपको, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है यार। जब भी आप लोगों की आंख खुले हो तभी सवेरा है। कभी भी ये मत सोचना कि मुझे लेट हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए बस, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट का इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ना, इंट्रोडक्शन। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का जब इंट्रोड्यूस कराते हैं वो आता है म्यू डी थीटा बाय डी टी। अब ये म्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं म्यू इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी। आ गया ना विस्कोसिटी, घुमा फिर आगे देखो विस्कोसिटी आ गया। तो म्यू टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाय डी टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। अब आप लोगों को न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी समझ में आया या नहीं आया। देखो अगर आप लोग सही सही बताओगे ना यार, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग बोलोगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, झूठ मत बोलना, सच बोलना। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सच बता देना, अगर नहीं आ रहा तो ये मत बता, आप तब भी बता देना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो या तो अपने आप को इम्प्रूव करूंगा या फिर स्किप करना पड़ेगा यार। अगर मैं आप लोगों को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर क्या फ़ायदा। मेन तो अगर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटो तो ये है कि हर बच्चों को समझ में आ जाए। जिस बच्चे को ये लगता नहीं कि यार मेरी 60% आ गई थी 10th में 12th में, या 65% आ गई थी, या फिर भी उसने डिप्लोमा में या बीटेक में एडमिशन लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं बोलता हूँ कि समझ में आना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आपको बस क्या है कि एक तो खुद के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया जीत लोगे यार। खुद के ऊपर भरोसा रखिए और जिसने हमें पैदा किया है, जिस ऊपर वाले ने, उसके ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाएगा। फ्री माइंड रहिए और किसी का बुरा मत चाहिए, सब कुछ होगा इजीली। सब कुछ जिंदगी में कामयाब भी हो जाओगे और हर चीज अचीव भी करोगे, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझ में आ गया। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, या फिर टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाय डी टी, या फिर डी थीटा बाय डी टी किसके इक्वल्स टू आया था, डी यू बाई डी वाई के। तो इसको ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये सब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूलेज ही हैं। अब मैं आपको जो एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जो म्यू होता है, म्यू को मैंने अभी क्या बताया, विस्कोसिटी होता है। और विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रुकावट, रोकना ही तो होता है ना, बैरियर। तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब क्या है कि फ्लो करने में बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो आपको नहीं लगता कि शियर स्ट्रेस भी ज्यादा है, टाउ की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये आमने सामने है ना। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है ना, इसके सामने है, इनवर्सली तो नहीं है। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा तो टाउ की वैल्यू भी ज्यादा। मतलब क्या है कि अगर किसी फ्लूइड में, जैसे मैं बोल सकता हूँ, हनी का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अगर हनी के पास विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब फ्लो करने में बहुत मुश्किल होती है हनी को, तो उसके पास, उसके अंदर से क्या लग रहे हैं, उसके अंदर से इंटरनल फोर्स ज्यादा लग रही है। मतलब क्या है कि एक लेयर आगे भी बढ़ना चाह रही है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है कि मत फ्लो कर, वापस भी रोक रही है। तो इट मीन्स क्या है कि अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा, दैट इज विस्कोसिटी, तो टाउ की वैल्यू, दैट इज शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यार ये ना लिख लेना आप लोग, क्योंकि अगर आप अभी ये तो आप देख रहे हो वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यार कुछ दिनों के बाद आप लोगों को याद नहीं रहेगा। तो उसको लिख लेना और रिवाइज जरूर करते रहना। आराम आराम से सब चीज़ें कर लेंगे। फ्लूइड मैं बोल रहा हूँ कि आप डेली डेली, जब भी मैं वीडियो शायद 2-2 दिन में डालूंगा या 3 दिन में, क्योंकि यार मेरे पास और भी काम होते हैं, मुझे वो भी करने होते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बट कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या है कि कंटिन्यूसली आपने लेक्चर देखना है। कंटिन्यूसली लेक्चर देखोगे, एक दिन आप ये बोलोगे कि सर फ्लूइड तो हमें आती है अच्छे से, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप किसी के सामने भी खड़े होकर ईजिली बोल सकते हो कि हाँ मुझे फ्लूइड आती है। अभी आप लोगों के अंदर एक आप शर्माते होंगे ना कि यार अगर मैंने किसी को बता दिया कि मुझे फ्लूइड आती है, यार पता नहीं कोई क्वेश्चन ना पूछ लें सर। यार मान लो आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको आता नहीं होगा, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप तरीके से आप मेरे से पढ़ते रहोगे ना, आप गारंटेड आप ये बोलोगे कि हाँ सर, आप
मुझे फ्लूइड आती है, आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे और आप बोलोगे कि सर आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती, वो तो न्यूटन की भी नहीं थी। जो मैं आज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा रहा हूँ ना, जो एक न्यूटन हमारे साइंटिस्ट थे, उनकी भी नहीं रही होगी 100%, तो किसी की भी नहीं होती, मेरी भी नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी। बट हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं ना, आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। Units of viscosity. So guys, thank you so much, and don't forget to like, subscribe and share.